हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और ट्वेल्थ का तैयारी आप लोग सही ढंग से कर रहे होंगे और आप लोग की एग्ज़ाम का टाइम और बहुत ही कम ही बचा है। तो चलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। और आज हम लोग देखिए बहुत कोई बात कर रहे थे कि सर नेक्स्ट चैप्टर का मतलब कब लेके आइएगा ऑब्जेक्टिव। तो देखिए हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो है रसायन गतिकी है। जो ये रसायन गतिकी जो है हम लोग को केमिकल किनेटिक्स है जो चैप्टर नंबर 4 है। इसका आज वन लाइनर, ठीक ना, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखने वाले हैं। और आप लोग इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप लोग जितना भी पढ़े हैं क्वेश्चन तो यहाँ से आप लोग मैच करिएगा। ये इस देखिए हम जो सेट तैयार किए हैं वन लाइनर, तो वन लाइनर जो सेट तैयार किए हैं सर, इसमें क्वेश्चन बैंक का भी सेट है, ठीक ना, क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो बैंक है उनका भी क्वेश्चन है। और आपको जो क्वेश्चन मतलब बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उस टाइप के क्वेश्चन रखा गया है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी को फॉलो करके मतलब इस सेट को तैयार किया गया है। तो चलिए हम लोग इस सीरीज को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया का वेग हो गया या दर हो गया, ठीक ना, अभिकारक के मोलर सांद्रण पर क्या करता है, निर्भर करता है। किसी अभिक्रिया का वेग या दर है किस पर निर्भर करता है, तो मोलर सांद्रण पर क्या होता है बाबू, निर्भर करता है। लेकिन आपके एग्जाम में पूछेगा कि अभिक्रिया का वेग या दर किस पर निर्भर करता है, तो वह मोलर सांद्रण पर, किस पर निर्भर करता है, मोलर सांद्रण पर। देखिए कोई अभिक्रिया में मोलर सांद्रण जितना ज़्यादा प्राप्त होगा अभिक्रिया का वेग दर उतने ज़्यादा होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जब अभिक्रिया होती है, ठीक ना, मान लो कोई अभिक्रिया होती है, जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि ए और बी जैसा अभिकारक है, तो जब अभिकारक है तो आपस में रिएक्ट करेगा तो अभिक्रिया होगा, इन्हें प्रोडक्ट बनेगा। तो जब अभिक्रिया होती है तो अभिकारक का जो दर है ना घटता है, उत्पाद का दर क्या होता है, बढ़ता है। उत्पाद का जो रेट होगा बढ़ेगा, जबकि अभिकारक का दर हो गया यहाँ पे बी का दर ए का दर दोनों का दर क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। बात समझ गए ना। यानी कि जब अभिक्रिया होगा तो अभिकारक का दर क्या होगा, घटेगा, उत्पाद का दर क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट है, अच्छा इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इसका पीडीएफ आप लोग को प्राप्त होगा मेरे ही चैनल पर, चिंटू ग्लोबल एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगी। कहता यहाँ पे अभिकारक के सापेक्ष दर, देखिए अभिकारक के सापेक्ष दर, दर जो होता ना, अगर मान लो अभिकारक के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में दर हम निकाल रहे हैं, अभिकारक के सापेक्ष में, तो अभिकारक के सापेक्ष में दर जो होगा नेगेटिव, देखिए नेगेटिव के साइन है, नेगेटिव का होगा नेगेटिव माइनस डेल्टा आर बटा में डेल्टा टी का होगा, डेल्टा आर बटा में डेल्टा टी। और उत्पाद के सापेक्ष में दर होगा पॉजिटिव डेल्टा पी बटा में डेल्टा टी। यानी कि आर हो गया रिएक्टेंट, अभिकारक, अभिकारक का दर क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस डेल्टा आर बटा में डेल्टा टी। एवं उत्पाद का दर धनात्मक होता है डेल्टा पी प्लस में डेल्टा पी बटा में डेल्टा टी है, समय के सापेक्ष में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। तो किसी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, जैसे सांद्रण है, ताप है, ठीक है ना, 2 बार ताप लिखा गया, ताप है, उत्प्रेरक है, क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया, एक बार जैसे यहाँ पे दाब लिख देते हैं, क्या है, दाब, ठीक है ना, दाब कर लेते हैं, प्रेशर कर लेते हैं। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, सांद्रण है, दाब है, ताप है, उत्प्रेरक है, क्षेत्रफल है, तो इनमें सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें सभी। अभिक्रिया के वेग को सांद्रण भी प्रभावित करता है, सांद्रण ज़्यादा होगा तो अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगी, और सांद्रण कम होगा तो वेग कम होगा। दाब बढ़ा देंगे, अगर 2 अणु है जैसे ए और बी है अभिकारक, इनके बीच में प्रेशर बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी। ताप भी बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया जल्दी हो जाएगा। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी देगा, घटा भी देगा। और क्षेत्रफल भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। मान लो ए और बी के बीच में और कम क्षेत्रफल है, कम क्षेत्रफल एक दूसरे के नज़दीक में है, तो एक दूसरे का अगर मान के चलिए नज़दीक में है ए और बी एक दूसरे के नज़दीक में है तो अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी। अगर मान के चलिए ए ये यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, दोनों के बीच में क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है तो अभिक्रिया जल्दी नहीं हो पाएगी। ठीक है सर। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है, यानी कि वेग स्थिरांक के का मान, प्रथम कोटि अभिक्रिया के जो वेग स्थिरांक का मान होता है वो होता है 2 पॉइंट, ठीक ना, 2.3033 लॉ बटा में टी हो गया टी, और लॉग ए बटा में ए माइनस एक्स है, ठीक ना,
ए बटा में क्या है ए माइनस एक्स है, क्या है ए माइनस एक्स है। तो हम लोग के है प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, क्या है वेग स्थिरांक, के बराबर होता है 2.303 लॉग ए बटा में ए माइनस एक्स बटा में क्या है टी है, ठीक ना। नेक्स्ट अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धआयु काल क्या होगी। देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धआयु काल जो होता है ना 0.693 बटा में क्या होती है के होती है, 0.693 बटा में क्या होता है के होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि औसत जीवन काल को ना 12 टी से डिनोट करते हैं और औसत जीवन काल बराबर होता है 1.414 गुने 1.414 गुने अर्धआयु काल होता है, क्या होता है अर्धआयु काल, या तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा औसत जीवन काल टी बराबर 1.41 गुने अर्धआयु काल होती है, क्या होती है अर्धआयु काल होती है। क्वेश्चन 8 है कि अभिक्रिया का वेग या दर, ठीक ना, वेग है और दर वेग स्थिरांक है, दर वेग स्थिरांक, ठीक ना, दर, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से है कि अभिक्रिया का जो वेग है और दर है, यानी कि वेग दर एक ही बात होता है, वो वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है वेग स्थिरांक पर, यानी कि अभिक्रिया के वेग दर को आर से डिनोट कर दिए और डिपेंड करेगा वेग स्थिरांक के पर, किस पर डिपेंड करेगा के ऊपर वेग स्थिरांक पर, समझ गए ना। जो अभिक्रिया का वेग होता है दर होता है किस पर डिपेंड करता है, तो वेग स्थिरांक पर, यहाँ पे कोमा है, ठीक ना, वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 9 है कि जो वेग स्थिरांक का मान, वेग स्थिरांक का जो मात्रक है, मात्रक अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है अभिक्रिया के कोटि पर। अगर देखिए मान लो वहाँ पे कोटि अगर 1 है तो वेग स्थिरांक का मात्रक कुछ अलग हो जाएगा, प्रथम कोटि है 0 कोटि है तो अलग ऐसा ही मात्रक होगा वेग स्थिरांक का, ठीक ना। तो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो डिपेंड करता है कोटि पर, ठीक ना। हम लोग के कोटि अभी कितना होता है, तो कोटि हम लोग को 0 से लेकर कहाँ तक होता है 3 तक, 0 से लेकर होता है 3 तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वेग स्थिरांक का मात्रक जो है ना होता क्या है। देखिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स, ठीक ना, ए है आपका, ठीक ना, बड़ा कोष्ठ, और उसके बाद 1 माइनस क्या है एन है, इंटू है सेकंड इनवर्स है, तो देखिए है वेग स्थिरांक का मात्रक है मोल लीटर इनवर्स और बड़ा कोष्ठ लगा के 1 माइनस एन इंटू है सेकंड इनवर्स है, जहाँ एन क्या है कोटि है, जहाँ एन जो है कोटि है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि अभिक्रिया के वेग का मात्रक होगी। अभिक्रिया के जो वेग का मात्रक होता है, अभिक्रिया के वेग का मात्रक होता है, यानी कि रेट का मात्रक होता है, वह होता है ऐसा यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। ये अभिक्रिया का वेग का मात्रक है, ये था ऊपर में वेग स्थिरांक का मात्रक था, याद रखिएगा अभिक्रिया का वो वेग स्थिरांक का मात्रक है कि ये, जबकि वेग का मात्रक है मोल लीटर इनवर्स इंटू क्या है सेकेंड इनवर्स है, मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अभिकारक का मात्रक क्या होगा। अभिकारक, देखिए अभिकारक जैसे ए अभिकारक है ऊपर उसके पावर क्या है एन, उसका कोटि है, तो इसका मात्रक होगा मोल लीटर इनवर्स, ठीक ना, मोल लीटर इनवर्स के पावर में क्या है एन, यानी कि ए जो है अभिकारक है इसका मात्रक है मोल लीटर इनवर्स के पावर क्या है एन है, मोल लीटर इनवर्स के पावर क्या है एन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अभिक्रिया के कोटि अधिकतम अभिक्रिया के अधिकतम कोटि 3 होता है, जबकि न्यूनतम कोटि क्या होती है 0 होती है, न्यूनतम क्या होती है 0 होती है, न्यूनतम 0 होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जो अभिक्रिया प्रकाश ताप दाब उत्प्रेरक उपस्थिति में होती है उनका कोटि न 0 प्राप्त होती है, उनका काम मिलती है कोटि 0 प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जैसे NH4NO2 है, ठीक ना, अमोनियम नाइट्राइट है और इसको हम तोड़ दिए यहाँ पे अपघटित कर दिए तो यहाँ मिला डाई नाइट्रोजन प्लस में H2O मिला, तो इस अभिक्रिया की आणविकता क्या होगा। देखिए आणविकता इसके सामने 1 लिखा है, यहाँ पे अमोनियम जो नाइट्रेट है ना इसके आगे में 1 है तो इसका आणविकता 1 हो जाएगी, आगे में 2 रहता है यहाँ पे तो आणविकता इसका क्या होता है 2 हो जाता है, इसका आणविकता यहाँ पे 2 हो जाता है। नेक्स्ट जैसे 2HI है, ठीक ना, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 2HI, ठीक ना, हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसको हम अपघटित किए तो मिला H2 मिला, H2 गैस मिला, आयोडीन मिला हमको, तो इसकी आणविकता जो हो जाएगी 2 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो इसका आणविकता कितना होगा 2, यानी कि जब कोई अभिकारक के पहले यहाँ पे जो XY जो भी लिखा होगा, यानी कि 2 3 4 लिखा होगा तब इन्हें उत्पाद बनेगा, यहाँ पे XY जो लिखा रहता है ना वही हम लोग को यानी कि 2 3 4 जो भी रहेगा बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, वही आणविकता कहलाता है, क्या कहलाता है आणविकता कहलाता है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जटिल जो कॉम्प्लेक्स होता है उनके अभिक्रिया के आणविकता जो है नहीं होती है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा ना, जैसे यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एगो लिख के बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लिए एफ ई फिर यहाँ पे लिख लिए सी एन एक और होल 6 कोष्ट बंद कर दिए, यहाँ प्लस लगा दिए। तो इनकी आणविकता क्या होगी? शून्य होगी। इनकी कोई आणविकता होती ही नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होंगे उनकी कोई आणविकता नहीं होती, उनकी कोई आणविकता नहीं होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के जो वेग का एसआई मात्रक होगा वो होता है सेकंड इनवर्स होती है। क्या होती है? सेकंड इनवर्स होती है। आप लोग फार्मूला पे भर लीजिएगा, मोल लीटर इनवर्स, उसके बाद 1 - n इंटू सेकंड इनवर्स होता है। और यहाँ प्रथम कोटि है तो n के जगह पर क्या रखेंगे? एक रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और सेकंड इनवर्स आ जाएगा। यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो मात्रक होगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक ना। यदि दर बराबर दिया है k इंटू ए के पावर कुछ नहीं है 1 है और b के पावर 2 है, तो कोटि क्या हो जाएगा? तो इसके पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो कोटि हम लोग को कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्या होगी? 3 हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के जो वेग स्थिरांक है SI मात्रक होगा। ये वेग स्थिरांक SI मात्रक है। तो ये देखिए बार में, देखिए बार इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, बार इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। बार में अगर ऑप्शन ए बार वाला रहे तो ए वाला करिएगा, अगर बार वाला नहीं रहेगा तो फिर वहाँ भर के निकाल लीजिएगा। भर के मोल लीटर इनवर्स एक पाउंड क्या होता है? 1 - n इंटू सेकंड इनवर्स होता है। इंटू में क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है। यहाँ भर के निकाल लेंगे, n की जगह 2 भर के निकाल लेंगे। नहीं तो फिर बार में दिया था बार वाला याद रखिएगा, बार इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। तृतीय कोटि अभिक्रिया के जो तृतीय कोटि अभिक्रिया है तो उनके वेग स्थिरांक के SI मात्रक को बार में होता है। बार इनवर्स में पावर 2 है, बार इनवर्स में 2, ठीक ना। और सेकंड इनवर्स है। और देखो बार के अंतर्गत, यानी बार में वेग स्थिरांक का जो मात्रक क्या होता है? तो बार में वेग स्थिरांक का मात्रक होता है बार 1 - n इंटू सेकंड इनवर्स। ये होता है बार हो गया ना। उसके बाद होता है 1 - n इंटू होता है सेकंड इनवर्स। n क्या है? तो कोटि है। यहाँ पे प्रथम कोटि कहेगा तो n की जगह 1 रखेंगे, शून्य कोटि कहेगा तो n की जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। इस तरह से यहाँ पे 1 - n के जगह पे कोटि रख करके बार में कोई अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे ठीक ना, फेरिक क्लोराइड FeCl3 है और अस्टेन यहाँ पे टिन का क्लोराइड दिया हुआ है और आयरन का क्लोराइड है और दोनों को रिएक्ट करा दिए। तो यहाँ पे मिला हम लोग को जैसे आयरन के क्लोराइड 2 मिला है और स्टेनलेस क्लोराइड मिला है। इनके आणविकता पूछ रहा है कितना होगा। तो इसकी आणविकता देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसकी आणविकता कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी आणविकता ना 3 हो जाएगी। क्या होगी? 3 हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या, वेग स्थिरांक का मान क्या होता है? तब वेग स्थिरांक का मान होता है A0 माइनस, ठीक ना, A0 माइनस AT है, बटा में होता है T, बटा में क्या होता है? T होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो मात्रक होता है वेग स्थिरांक होता है K बराबर होता है A0 माइनस AT बटा में क्या होता है? T होता है, बटा में क्या होता है? T होता है। यह शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धयोग काल का मान होता है हाफ टाइम बराबर A0 बटा में 2K होता है। A0 बटा में क्या होता है? 2K होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अरहनीय समीकरण होती है log K2 बटा में K1 बराबर सक्रिय ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी बटा में 2.303R, ठीक ना। 2 पॉइंट है यहाँ पे 0 है ना, 2.303R। बड़ा कोष्ट 1 बटा में T1 माइनस 1 बटा में T2, 1 बटा में T2। ये हो गया आपका अरहनीय समीकरण, ठीक ना। तो हम अरहनीय समीकरण हो गया log, ठीक ना, K2 बटा में क्या हो जाता है? K1 और बराबर एक्टिवेशन एनर्जी E है बटा में 2.303 इंटू R और ब्रैकेट देके 1 बटा में T1 माइनस के क्या है? 1 बटा में T2। यह है अरहनीय हम लोग का समीकरण है। क्या अरहनीय समीकरण है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक का मान क्या होता है? शून्य कोटि के लिए होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। मोल लीटर इनवर्स क्या होती है? सेकंड इनवर्स होती है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है? वेग स्थिरांक का मान होती है। वेग स्थिरांक क्या होती है? मान होती है। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है? मान होता है।
नेक्स्ट अगला हो गया कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान कितना होता है। तो ये होता है आपका देखिए मोल, ठीक ना, ये वाला नीचे वाला है, ठीक ना, मोल इन्वर्स है, लीटर है, इंटू सेकेंड इन्वर्स है, मोल इन्वर्स है, लीटर है, सेकेंड इन्वर्स है, ठीक ना, मोल इन्वर्स लीटर इंटू सेकेंड इन्वर्स है। ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का क्या है, मान है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर रहे हैं। देखिए शून्य कोटि, अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या सत्य हो जाएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका शून्य कोटि के लिए अर्धयुकाल जो होता है ना, अभिकारक का शिरानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अर्धयुकाल अभिकारक के शिरानुपाती। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए क्या सत्य हो जाएगा। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्धयुकाल होती है, अर्धयुकाल होता है वह 1/में अभिकारक के वर्ग के सीधानुपाती होती है। 1/में अभिकारक के वर्ग का सीधानुपाती होती है। नेक्स्ट हम लोग के कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 31 है कि यदि अभिक्रिया का वेग जो रेट है हम लोग का, रेट यहाँ पर दिया है k इंटू ए के पावर 2 और बी के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो कोटि क्या हो जाएगा। कोटि हम लोग को कितना हो जाएगी 3, क्योंकि 2 + 1 जोड़ लेंगे ना, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ए का सांद्रण 2 है, बी के सांद्रण क्या है 1 है, तो कोटि हम लोग का क्या होगा बाबू 3। नेक्स्ट है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या सत्य है। इसमें देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा सत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया में जैसे टी हो जाएगा और सांद्रण के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो सीधा रेखा में प्राप्त होती है, क्या मिलती है, सीधा रेखा में प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन है, गैस है और क्लोरीन गैस है, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, तो कोटि पूछ रहा है। अगर कोई अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो, लाइट की उपस्थिति में हो, दाब की उपस्थिति में हो, ताप की उपस्थिति में हो, ताप की उपस्थिति में हो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो, तो वैसी अभिक्रिया की कोटि जो होती है ना शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य। जो अभिक्रिया ताप दाब प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो वैसे अभिक्रिया की कोटि शून्य होगी। उत्प्रेरक की क्रिया निर्भर करती है द्रव्यमान पर, किस पर डिपेंड करती है, उत्प्रेरक की क्रिया डिपेंड करती है द्रव्यमान पर, किस पर डिपेंड करती है, द्रव्यमान पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति सक्रिय ऊर्जा को 75% कम कर देता है। अगर मान लो कोई अभिक्रिया में उत्प्रेरक है तो उसके एक्टिवेशन एनर्जी को कितना कम कर देता है, 75% कम कर देता है। नेक्स्ट है कि अभिक्रिया का क्षेत्रफल घटाने पर अभिक्रिया का दर क्या होता है। अगर क्षेत्रफल को घटाएंगे तो अभिक्रिया का दर क्या होता है, बढ़ जाता है। क्षेत्रफल को मान लो ए और बी है, इनके बीच में अगर मान के चलिए क्षेत्रफल को हम कम कर देंगे तो इनके बीच की गति जो होगी, दर होगा, क्या होगा, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, इनके बीच की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दर स्थिरांक निर्भर करता है ताप पर। दर स्थिरांक निर्भर करता है किस पे, ताप के ऊपर डिपेंड करता है। दर स्थिरांक डिपेंड करता है ताप के ऊपर है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया की सांद्रता दोगुनी कर देने पर वेग हो जाएगी। मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, उनके सांद्रण को अगर दोगुना कर दें तो वेग हमारा 4 गुनी होगी। क्या होगा, वेग होगा 4 गुनी। अगर तिगुना करेंगे तो कितना होगा, 9 गुनी हो जाएगा। तिगुना करेंगे तो 9 गुनी हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखिए यदि रेट जो है हमारा, रेट देखिए यहाँ पे दिया है k इंटू ए के पावर कुछ नहीं तो 1 है और बी के पावर 0 है, तो कोटि क्या हो जाएगा, तो कोटि यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी कि 1 प्लस में 0 जोड़ लेंगे, 1 प्लस में क्या करेंगे, 0 ऐड कर लेंगे, तो कितना होगा, कोटि 1 आ जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि अभिक्रिया में भाग लेने के लिए लेने के लिए प्राप्त अभिकारक जो होता है ना, निम्नतम ऊर्जा को प्राप्त करता है और उसी को दहली ऊर्जा कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, दहली ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा बोलते हैं। वेग स्थिरांक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। जो वेग स्थिरांक जो होता है ना, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की कोटि जो होती है, कोटि अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करती है। जो कोटि होती है ना, कोटि जो ऑर्डर होता है मेरा, वो अभिकारक के सांद्रण पर क्या करती है, निर्भर करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यदि जैसे यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको अब घटित कर दिए यहाँ पे, अब घटित करने के बाद यहाँ पे वेग मिला k इंटू N2O मिला है, तो इसका कोटि और आणविकता बताना है। तो इसका कोटि जो होगा ना, इसका कोटि क्या होगा, 1 होगा, जबकि आणविकता क्या हो जाएगी, इसकी 2 होगी। इसका यहाँ पर देखिए 2 लिखा है तो इसका आणविकता क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जबकि कोटि इसकी क्या होगी, 1। देखिए यहाँ पे आपका देखना, जैसे इथाइल एसीटेट है, प्लस में जल के साथ अपघटन है, तो यहाँ पे बन रहा है आपका, ठीक ना, इथाइल, ये बन रहा है आपका एसिटिक अम्ल, प्लस में इथाइल एल्कोहल है,
तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि अभिक्रिया के ठीक है ना अनुसंख्यकता तथा कोटि बताइए। तो अभिक्रिया के जो अनुसंख्यता जो होगा, अनुसंख्यता किसे बोलते हैं? तो आणविकता को ही अनुसंख्यता बोलते हैं। इसकी अनुसंख्यता 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा। लेकिन इसकी कोटि जो होगी हम लोग का 1 होगी। इसकी कोटि क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1। यह एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अभिकारकों को प्रभावित करने वाले निम्न ऊर्जा को दहलीय, यानी कि अभिकारक को प्रभावित करने वाले जो निम्न ऊर्जा होता है उसी को कहते हैं दहलीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? दहलीय ऊर्जा कहते हैं, दहलीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है कि अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक का मोलर सांद्रण क्या होता है? घटता है। अभिकारक का मोलर सांद्रण घटती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है ना, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के जो दर होता है ऋणात्मक होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर क्या होता है? ऋणात्मक होता है। उत्पाद का सांद्रण परिवर्तन धनात्मक होती है। उत्पाद का सांद्रण परिवर्तन क्या होता है? धनात्मक होता है। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि टंगस्टन के पृष्ठ पर, ठीक ना, टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन जो है यह शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का जो विघटन है शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। तो ये हम लोग का ना आज के अभी तक मतलब मेरा पास 50 वो चैप्टर नंबर 4 के 1 लाइनर क्वेश्चन था। 50 तो क्वेश्चन था। आप लोग चाहे तो इसे दोबारा से सुन सकते हैं। और इसमें देखिए वही क्वेश्चन रखे हैं जो मतलब आपके एग्जाम में पूछा है। आप लोग पढ़ के आप लोग को पता चला होगा कि नहीं, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन जो बैंक है उसमें देखने के लिए मिला होगा। यानी कि बहुत सारे के सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक से प्लस में NCERT का है, ठीक है ना। NCERT का मतलब फॉलो किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। इसी तरह से मेहनत करिएगा और आप लोग 12th का एग्ज़ाम एक बेस्ट रिजल्ट देने का प्रयास करिए कि ना हमको बेस्ट रिजल्ट मतलब किसी तरह से आ जाए। और नेक्स्ट जल्दी हम चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं और ऑर्गेनिक का भी।